हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। आज हम एक ही टॉपिक में सारी नदियाँ कवर करेंगे भारत की। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं किसी भी परीक्षा को लेकर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल एसके स्टडी के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं। तो भारत की नदियाँ, हम भारत की नदियों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हिमालय नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब बात करते हैं हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। तो हिमालय नदियाँ वे होती हैं जो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। इनका स्रोत होता है ग्लेशियर से नदियाँ बहती हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। ये मौसमी नदी भी इसको कहते हैं। और इनकी बात करते हैं कि हिमालयी नदियाँ कौन हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन हैं। तो हिमालयी नदियाँ निकलती हैं जो हिमालय से, वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा नदी। तो चलिए हम धीरे धीरे करके एक एक नदी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को कवर करेंगे। तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख तथा जास्कर पर्वत के बीच प्रवाहित होती है और इसका उद्गम जो है वो बोखर चूहमनद से होता है, या हम इसको मानसरोवर झील भी कह सकते हैं। मानसरोवर झील से, जो कैलाश पर्वत तिब्बत में पड़ता है। अब बात करें सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो है किन किन देशों में प्रवाहित होती है, तो वो 3 देश हैं। पहला चीन से भारत आती है और भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अब बात करें कि भारत में भी कहाँ प्रवाहित होती है, तो भारत में लद्दाख में बहती है। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौता। इस पर एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, जिसमें एक समझौता हुआ कि सिंधु नदी का जो जल है वो 80% पाकिस्तान के पास जाएगा और 20% जो है भारत के पास जाएगा। अब बात करते हैं दोआब क्या होता है। दोआब हम पढ़ेंगे। तो दोआब वो होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे दो नदियां हैं, इनके बीच की भूमि, यानी इसको दोआब कहते हैं। तो देखते हैं सिंधु नदी के कौन कौन से दोआब हैं। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी है और इस दोआब को जो है सिंधु सागर दोआब कहते हैं। सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को क्या कहते हैं, तो सिंधु सागर दोआब कहते हैं। क्वेश्चन होता है। और झेलम और चिनाब नदी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं, तो छछ दोआब, या जिसको हम चाच दोआब भी कहते हैं। और चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के दोआब को रचना दोआब कहते हैं। और रावी नदी और ब्यास नदी के बीच को बारी दोआब कहते हैं। और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच को बिष्ट दोआब कहते हैं। आगे चल के हम एक एक नदी को कवर करेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की कितनी सहायक नदियां, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की जो सबसे पहली नदी आती है वो आती है झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम जो है बेरी नांग झील से होता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और झेलम नदी की सहायक नदी की बात करें तो किशन गंगा नदी है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करें झेलम नदी कहाँ स्थापित है, तो ये श्रीनगर तट पर स्थित है, जो भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है। अब आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी, तो चिनाब नदी आती है जिसका प्राचीन नाम अश्किनी नदी भी है। इसका उद्गम स्थान जो है बाड़ा लाचला दर्रा से होता है। ये वीडियो थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है तो आप आवाज़ सुनकर लिखते जाएंगे। तो बाड़ा लाचला दर्रा से इसका उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रभागा कहते हैं। अब बात करते हैं चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चिनाब है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी, झेलम नदी। और अगर ये पूछे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी लगाएंगे। अब बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस रावी नदी का प्राचीन नाम जो है परशुनी नदी है। और इसका उद्गम स्थान जो है वो रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। और चौथी नदी आती है ब्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम
बिपाशा नदी था। इसका उद्गम स्थान जो है ब्यास कुंड से होता है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है बाणगंगा। बाणगंगा इसकी सहायक नदी है। पूछता है कि बाणगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास नदी की। और यह नदी एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है और भारत में सतलज में ही मिल जाती है। और सतलज नदी आती है 5वीं। तो सतलज नदी को हम का प्राचीन नाम जो है शतुद्री नदी है। इसका उद्गम स्थान जो है राकसताल तिब्बत से इसका उद्गम होता है और यह हिमाचल प्रदेश में सिपकला दर्रा में प्रवेश करती है। सतलज नदी की सहायक नदी है स्वां नदी और स्पीति नदी। अब बात करते हैं इन्हीं 5 नदियों को पंजाब में पंचनद कहा जाता है। यही जो है पाकिस्तान में पंचनद के नाम से जाना जाता है। और ये 5 नदी जो है पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो पूछता है कि जो पंचनद है वो कहाँ पर मिलती है पाकिस्तान में, तो मिठानकोट में। अब आती है दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका उद्गम स्थान चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है मानसरोवर और कैलाश पर्वत तिब्बत में पड़ता है। ये भी 3 देशों में बहती है, चीन में, भारत में और बांग्लादेश में, और जाकर जो है बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और प्लस असम में प्रवाहित होती है। और अब बात करते हैं इनके अन्य देशों में नाम और भारत में नाम। तो इसका सांगपो नाम कहाँ है, तो तिब्बत के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं और दिहांग नदी को अरुणाचल प्रदेश में, भारत में ही अरुणाचल प्रदेश के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। और असम के लोग, जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ये वीडियो थोड़ी ठीक नहीं दिख रही होगी तो आप लोग लिख लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ। और बात करते हैं बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं। तो बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में विश्व की सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। अब आती है सहायक नदियाँ इसकी ब्रह्मपुत्र की। तो धनसिरी इसकी सहायक नदी है और शोभनगिरी इसकी सहायक नदी है, तिस्ता इसकी सहायक नदी है, मानस इसकी सहायक नदी है, लोहित नदी और राग के संकोच नदी और दिबांग नदी इसकी आदि सहायक नदियां हैं। अब आती है अपने भारत की राष्ट्रीय नदी और गंगा नदी। तो गंगा नदी तंत्र है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई इतना पूछता नहीं है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब मानित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी माना गया। और गंगा नदी में जो डॉल्फिन गंगा होती है उसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से, या इसको हम गौमुख भी बोलते हैं। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है। तो गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तराखंड में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में ही प्रवाहित होती है और बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। अगर ये पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो 28 जिलों में। फिर इसके बाद बिहार में चली जाती है और फिर झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो इन 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, पद्मा। अब बात करते हैं प्रयाग। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग निर्माण बनते हैं, जिसमें अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाते हैं। और अलकनंदा और नंदाकनी मिलकर नंद प्रयाग बनाते हैं। और अलकनंदा प्लस पिंडर मिलकर कर्ण प्रयाग बनाते हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर रुद्रप्रयाग बनाते हैं। और अलकनंदा भागीरथी मिलकर देवप्रयाग बनाते हैं। और देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ता है।
पहले तो कर्णप्रयाग और ये सब था। अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा की सहायक नदियाँ हम डायग्राम की मदद से देखेंगे। तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये है गंगा नदी अपनी। तो यहाँ से रामगंगा इसकी सहायक नदी है, गोमती नदी इसकी सहायक नदी है, घाघरा इसकी सहायक नदी है, गंडक इसकी सहायक नदी है, और कोसी इसकी सहायक नदी है, और महानंदा इसकी सहायक नदी है। और यहाँ से बात करें तो यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। तो अगर ये पूछे कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। और यमुना में टोंस नदी मिलती है, हिंडन नदी मिलती है, और यहाँ से चंबल नदी मिलती है, सिंध नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, केन नदी मिलती है, और यहाँ प्रयागराज से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं सोन नदी जो है अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, और ये भी गंगा में मिलती है। अब पूछे कि गंगा नदी से एकमात्र नदी जो गंगा नदी से बाहर निकलती है, तो उसका नाम है हुगली नदी, और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा कहा जाता है। अब बात करें यमुना नदी। यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम बंदरपुछ चोटी से होता है, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से। और यमुना नदी को कालिंदी या खुला नाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी दूषित हो चुकी है। और बात करें यमुना नदी की सहायक नदी, तो यमुना नदी की सहायक नदी हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं यमुना नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है। तो दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में, इटावा में, और प्रयागराज में। और चंबल इसकी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो चंबल नदी इसकी सहायक नदी है। और चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। अब बात करते हैं हुगली नदी। तो हुगली नदी जो है हुगली जो है गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा से बाहर आती है, और कोलकाता तट पर स्थित है जो है हुगली नदी, हुगली गंगा। अब करते हैं बात कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। ये नदी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कौन कौन से शहर जो है गंगा के तट पर स्थित है, जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में जो है इसके तट पर स्थित है। और यहाँ पर कन्नौज, उत्तर प्रदेश की बात करें, कानपुर जो है गंगा के तट पर स्थित है, कन्नौज इसके तट पर स्थित है, प्रयागराज इसके तट पर स्थित है, और बनारस इसके तट पर स्थित है। बिहार की बात करें तो बिहार में छपरा, पटना, सोनपुर और भागलपुर इसके तट पर स्थित है, और झारखंड में साहिबगंज इसके तट पर स्थित है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब आती हैं अपनी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो वर्षा पर निर्भर होती हैं और वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। तो इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पश्चिमी नदियाँ और पूर्वी नदियाँ। तो पश्चिमी नदियाँ जो होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और जो पूर्वी नदी हैं तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं पूर्वी नदियाँ। तो पूर्वी नदी में सर्वप्रथम दामोदर नदी आती है, और दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। CN का मतलब आप समझ लेना, छोटा नागपुर का पठार। और पश्चिम बंगाल का शोक इस नदी को कहा जाता है, और जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। दामोदर नदी को प्रदूषित अधिक है क्योंकि ये। अब बात करते हैं सेकंड नदी आती है महानदी, जिसका उद्गम सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है शिवनाथ, हरादेव, चोक, तेल, अरपा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। और हीराकुंड बांध भी महानदी पर ही स्थित है। और उड़ीसा का कटक शहर, अगर बात करें पूछ ले कि महानदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो उड़ीसा का कटक शहर इसके तट पर स्थित है। अब आती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम त्रियंबकम, नासिक, महाराष्ट्र से होता है, जो पश्चिमी घाट पर्वत से बहती है। अब बात करते हैं
इसका गोदावरी का उपनाम क्या है? तो गोदावरी का उपनाम वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा आदि इसको कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं पैनगंगा, बेनगंगा, बरधा, इंद्रावती, मंजीरा, बाणगंगा, पूर्णा और प्रवरा। अब बात करें इसके तट पर स्थित क्या है, तो औरंगाबाद तथा निजामाबाद इसके तट पर स्थित है और ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। अब आती है चौथी नदी। चौथी नदी है कृष्णा नदी, जिसको दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इसका उद्गम महाकालेश्वर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत से होता है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आदि में प्रवाहित होती है और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा इसके तट पर स्थित है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी हैदराबाद और तुंगभद्रा और पंचगंगा और दूधगंगा और कोयना आदि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब आती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, तो पेन्नार नदी जो है कृष्णा तथा कावेरी नदी के मध्य प्रवाहित होती है। इसका उद्गम कर्नाटक की कोलार में नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है और पेन्नार नदी जो है कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी है चित्रावती। अब बात करते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी चोटी से होता है कर्नाटक, ये पश्चिमी घाट प्रवाहित से प्रवाहित होती है और कर्नाटक प्लस तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत की वो कौन सी नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है, तो उस नदी का नाम है कावेरी नदी। इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, अर्कवती, सिमसा और कार्बनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और धार्मिक आधार पर पूछे अगर धार्मिक आधार पर, तो धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा कहते हैं। और अब बात करते हैं पश्चिमी नदियाँ। पश्चिमी नदियाँ जो हैं वो ज्वार नद बनाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ, तो जिसमें हम पहली नदी देखते हैं लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है, अजमेर राजस्थान में पड़ती है और यह गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है और खारे पानी की एकमात्र नदी है। और भारतीय मरुस्थल जो थार है, भारतीय मरुस्थल थार में बहने वाली प्रमुख नदी और ये राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी हैं सुकड़ी, लीगड़ी, बाणी, खारी, जोगड़ी, जबई आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। दूसरी नदी आती है साबरमती नदी। इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता है उदयपुर राजस्थान में और जो गुजरात और प्लस राजस्थान में बहती है। इसके तट पर गुजरात के दो शहर बहते हैं, दो शहर स्थापित हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद इसके तट पर स्थित है। इसकी सहायक नदी सई नदी, बाकल नदी और हरनल नदी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब आती है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। यह कर्क रेखा को दो बार पार करती है। अगर आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा को वो कौन सी नदी है दो बार पार करती है, तो वो नदी है माही नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं जोखम, हरण, अनास। अब आती है चौथी नदी। चौथी नदी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो पश्चिम में बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और बात करें, ये नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। इसका उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। यह सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहती है और यह नदी ज्वारनद मुख बनाती है और मध्य प्रदेश के जबलपुर जो है इसकी तट पर स्थित है। तो पूछ ले आपसे जबलपुर किस तट पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। और इसकी सहायक नदियां हैं तवा नदी, बरनेर नदी, बरना नदी और दूधी नदी और माचक नदी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्ताई पहाड़ी से, बैतूल पठार मध्य प्रदेश से
ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आदि राज्यों में प्रवाहित होती है। यह सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब बात करें इसकी सहायक नदियाँ, तो ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ताप्ती नदी की सहायक नदी गिरना, पंजरा, पूरी, अनर, गुजरात का सूरत शहर इसके तट पर स्थित है। और अब बात करते हैं ज्वारी और मांडवी नदी जो है वो गोवा पर स्थित है और मांडवी नदी को पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है और मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। पूछ ले आपसे कि गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो मांडवी नदी को। और शरावती कर्नाटक में प्रवाहित होती है और पेरियार नदी और भरतपुयना नदी जो है केरल में प्रवाहित होती हैं और केरल की जीवन रेखा पूछ ले तो पेरियार को केरल की जीवन रेखा कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आज की हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको हिमालय पर्वत उत्तर का भौतिक विभाजन चाहिए तो आप कमेंट करना और हम एक ही वीडियो में आपके सारे टॉपिक कवर करा देंगे। भारत का उत्तर भारत के मैदान, भारत के पर्वत, ये सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।